Good morning, good evening, good afternoon, whenever you guys are watching this lecture on the YouTube. I welcome you all to the very new lecture of the very new chapter, chapter number 5, acceptance of deposit by the companies. होप सो आप लोगों ने लास्ट के सारे लेक्चर देख रखे होंगे। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारी बातें कवर कर ली है। अभी कुछ चीज़ें जो आप लोगों की बची हुई है, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं एंड होप्स हम लोग इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपको आपकी स्क्रीन पे एक नई चीज़ दिखेगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था चैप्टर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। उसके अंदर आप लोग देखो कितने सारे टॉपिक थे जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग डायरेक्टली आ रहे हैं नए चैप्टर में जिसका नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनीज, जो सेक्शन 73 से चालू होके 76A तक चलता है। ठीक है, छोटू सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद वाला चैप्टर भी छोटू सा है। मजा आता है दोनों चैप्टर पढ़ के, और एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है सितंबर में इन चैप्टर्स में से आए। ठीक है, होप सो अच्छा खासा आने का संभावना है। तो अगर आता है तो विल रेड लेट्स बी रेडी। ओके, तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले सर समझते हैं एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो ये समझने के पहले मैं आपको कुछ सेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं सर, प्रोही पहला जो सेक्शन 73 से चालू होता है, पहले तो एक वर्ड है वो समझो, डिपॉजिट। क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज डिपॉजिट एज पर द कंपनीज एक्ट और व्हाटसोएवर? डिपॉजिट क्या है? फटाक से बताओ, चैट्स में देयर। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। बताओ तुम्हारे हिसाब से, जिसने भी पहले पढ़ रखा है, आई एम देयर। ठीक है, बताओ। मजा आएगा एक्चुअली वैसे पढ़ने में। ओके, डिपॉजिट इंक्लूडेड एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ, ए, दिस इज द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन। डेफिनेशन तो मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा दूंगा तुमको डेफिनेशन। आई वांट तुम्हारे हिसाब से हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वट एवर। जमा करना, ओके। एनीथिंग एल्स? ओके ओके ओके। जमा करना के बाद और एनीवन एल्स? बोलो। पैसे जमा करना बाय दी कंपनी, ओके। इन्वेस्टमेंट करना, ओके। ठीक है, बढ़िया। तो बस ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो आप लोग बोल रहे हो, एंड ऑलमोस्ट सब लोग सही चीज बोल रहे हो। ठीक है, इन जनरल अगर आप बोलो ना, देखो कंपनी को क्या होता है ना, अ कंपनी गेट्स, बहुत सारी जगह से कंपनी पैसा लेती है। मेरी बात समझो, जनरली यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर तुम देखोगे, एक कंपनी के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा मंगवा सकती है, पैसा ला सकती है। तो सबसे जो पहला सोर्स होता है, ठीक है, वो होता है कंपनी में शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस। मैं ये चैप्टर के डेप्थ में जा रहा हूँ, लेकिन अपन पहले थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक समझते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना सर, शेयर कैपिटल तो हर कंपनी यूज कर इशू करती है, लेकिन कितने बार करेगी भाई? आईपीओ, एफपीओ, ये सब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। अच्छा सर, इसके बाद डिबेंचर इशू कर सकती है, डेट, ऑफ कोर्स डेट के फॉर्म में भी पैसा ले सकती है। तो वहां से ले लेगी, ऑफ कोर्स वहां से भी ले सकती है, लेकिन कितना लेगी? ठीक है, अब ऐसा होता है ना, अलग अलग तरीका होना चाहिए, अलग अलग सोर्सेज होनी चाहिए। ठीक है, जहां से कंपनी क्या ले सके, पैसा ले सके। ठीक है, या कुछ कंडीशन, अच्छा आज समझो बैंक लोन हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स। तो बैंक से लोन लेने जाते तो किसकी चलती है? बैंक की। आप 10 करोड़ का लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको 5 करोड़ का लोन थमा देगी, भाई मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, आई वांट दिस, कि ऐसे ही होना चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। अब सर लेकिन और नई चीज क्या है इस कंपनी एक्ट में? सर डिपॉजिट तो फॉर्म ऑफ मनी है। देखो क्या होता है ना, समझो,
यहाँ पे ना कंपनीज एक्ट ने आपको एक और सोर्स दे दिया, एक और तरीका दे दिया, जिससे आप जनरल पब्लिक से अपनी इक्विटी ना देके, ठीक है, आप डिपॉजिट के फॉर्म में, ठीक है, डिपॉजिट रिसिट समझ लीजिए, डिपॉजिट के फॉर्म में आप पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल या सर्टेन मेंबर्स या आपकी खुद की कंपनी के मेंबर्स, इनसे आप पैसा ले सकते हो, इनसे आप पैसा मंगा सकते हो। तो ये डिपॉजिट होता है। ठीक है। तो अगर मैं जनरली बोलूँ, अगर आपको सिंगल टर्म्स में बोलूँ, तो आप ऐसे समझ लो, डिपॉजिट मीन्स मनी टेकन बाय द कंपनी, बट नॉट ऑल द मनी इज डिपॉजिट। अब मेरी बात समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मैं एक वर्ड यूज करता हूँ बार बार, है ना, उसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव लिस्ट। किसी ने अगर ये वर्ड सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो ये मैं, मेरा ओन है, मतलब मैंने बोला है इसको। ठीक है, कि डिपॉजिट के अंदर कुछ चीज, मतलब पैसा आना, अब हर जगह से पैसा आना इज नॉट अ डिपॉजिट। ठीक है, कुछ चीजों को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। कुछ सोर्सेज अलाउड है जिसको डिपॉजिट मानता है, कुछ सोर्सेज अलाउड नहीं है जिसको डिपॉजिट नहीं मानता है। ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, कंपनी कांट फ्रीली टेक मनी फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से हर कंपनी पैसा नहीं दे सकती। ठीक है, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स है ना। और एक चीज और बताना था मुझे, मैं आपको बता दो, एक सेकंड रुकना बस, जस्ट अ सेकंड। अब देखो, ऑफ कोर्स पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले एक्चुअली मेरे को ये इंट्रोडक्शन आपको देना था, पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपांड कर रहे हो अपने बिजनेस को, ठीक है, आपको मशीन्स बाय करनी है, ठीक है, आपको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो इन जनरल आप पैसा यही सब सोर्सेज जो मैंने बताया आप वहां से लेते हो। उसके अलावा भी अगर आप लेते हो, ठीक है, जैसे कि कहीं और से, तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ता है, और भी बहुत सारी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होती है जो आपको कंप्लाई करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा कंपनी से एक ने एक नया सोर्स ला के दिया, डिपॉजिट। ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए मेंबर से या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो, जैसे कि आप बैंक लोन लेते हो। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी इजी और साथ साथ फ्लेक्सिबल हो जाती। सर इजी और फ्लेक्सिबल कैसे यार, देखो, वहां पे रूल्स और कंडीशन किसका चल रहा था, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, बैंक का। बैंक अपने हिसाब से चलाती है। ठीक है, आप 10 करोड़ का लोन मांगने हैं, आपको 5 करोड़ 6 करोड़ का लोन थमा दी, ऊपर से हायर इंटरेस्ट रेट्स और व्हाट्सोएवर जो भी भारी भारी कंडीशन लगाती है, ये कराओ वो कराओ, ऐसा कराओ वैसा कराओ। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे केवल आपको क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट 2013, उसकी रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका उसमें काम हो जाता है। एक्स्ट्रा आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सो डिपॉजिट एक फॉर्म ऑफ मनी है, जो एक टाइप ऑफ अ लोन है, जो कंपनी एक्सेप्ट कर रही है फ्रॉम सर्टेन इंडिविजुअल, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि उसको लीगली अलाउड है। बट अब देखो, जहां जहां पे भी ना ऐसा मनी मैटर्स आते हैं ना, तुमको पता है ना, मनी मैटर्स में माई बाप कौन होता है, आरबीआई। तो वहाँ आरबीआई आ जाता है। तो आरबीआई की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। तो ये आरबीआई कुछ चीजों को डिपॉजिट माने नहीं माने, या इंटरेस्ट रेट्स सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे अगर आज मैं, मेरी कंपनी है एलवी प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो पैसा मांगेगी या तो मेंबर से या पब्लिक से, ऐसे करके कहीं से भी, तो मैं अपने हिसाब से एकदम भारी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगा सकता कि मार्केट में जो 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मैं एक तरफा 18% का रेट दे रहा हूँ। तो ऐसे में तो मैं बैंकिंग चैनल्स की 12 बजा दूंगा। तो इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो हमको फॉलो करनी ही पड़ती है। ठीक है, होप्स आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है डिपॉजिट, डिपॉजिट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ लोन, अ फॉर्म ऑफ अ मनी जो कंपनी एक्सेप्ट करती है, इधर दो सोर्सेज से, या तो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, जैसे आप जनरल पब्लिक से आईपीओ एफपीओ में पैसा लेते हो, या आपके खुद के सेपरेट एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, ठीक है, जो भी आपके मेंबर्स है, तो आप उन लोगों से ले लेते हो। तो ये दो तरीके बताए गए जहां से आप मनी एक्सेप्ट कर रहे हो, जस्ट फॉर योर, आपका जो भी काम है, पर्पस है कंपनी में, आप वो बता के उनसे पैसा ले लेते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं होती, इतनी भारी नहीं होती है। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट यू गेट। होप सो ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं डायरेक्टली डेप्थ में आता हूँ कि सर ये है क्या। ठीक है, ये जो आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा बहुत ही हेल्पफुल है। आप अपना चैप्टर उठाना और ये चार्ट उठाना, मैक्सिमम चीजें आपको इसमें कवर दिखेगी, और आप लिंक कर पाओगे। अगर एक बार आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना, ये कंपनीज एक्ट के अंदर में ये चीज, तो आपको पूरा पूरा कवर हो जाएगा। होप सो। ठीक है, तो अगर ये आगे इंट्रोडक्शन तो बताओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से, फास्ट। नो।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो तो लेट्स स्टार्ट। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 31 में क्या डिफाइंड है? डिपॉजिट्स, डिपॉजिट की डेफिनेशन ये क्या बोलता है? एनी रिसीट ऑफ मनी बाय अ कंपनी। ठीक है, कंपनी को कहीं से भी कोई पैसा आया, कंपनी को कहीं से भी कोई पैसा आया, कोई भी पैसा आया, कंपनी को कोई भी पैसा आया, कंपनी को किस तरीके से? बाय वे ऑफ इधर डिपॉजिट्स, डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, या कोई और फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। इन्होंने पहले तो इतनी वेग और इतनी भारी डेफिनेशन दी, इन्होंने बोला भाई कंपनी को कहीं से भी कोई भी चीज से पैसा आया, इधर डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, या कोई और फॉर्म में, तो वो क्या? डिपॉजिट। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऑफ चीजें जो आरबीआई बताएगी, आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद, वो चीज को क्या नहीं मानेगा? डिपॉजिट। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? नेगेटिव लिस्ट। मतलब भले ही इन सोर्सेज से पैसा आया होगा, लेकिन ये फिर भी क्या नहीं होंगे? डिपॉजिट। क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर काम के लिए आए होंगे, मेरी बात समझना। ये क्यों डिपॉजिट नहीं है? वाई? बिकॉज उसका अपना कोई पर्पस होगा, अपना कोई यूज होगा, तो वो पैसा वहां पे यूज होगा, उस सेंस के लिए आएगा, उस चीज के लिए आएगा। दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिट। बिकॉज अगर आप उसको डिपॉजिट कंसिडर कर लोगे, तो डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो वो जिस चीज के लिए, एग्जाम्पल समझो, मैंने बैंक से, एसबीआई बैंक से बैंक का लोन लिया है, बैंक का लोन स्पेसिफिक, तो इट्स अ बैंक लोन ना, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। इफ आई एम गोइंग टू ट्रीट इट एज अ डिपॉजिट, तो मेरे को डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन भी कंप्लायंस भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो फिर बैंक के अग्रीमेंट का क्या होगा? सो दैट इज वाई ये ऐसा होता है। समझ में आया क्या? तो ये अब इसके कितने टाइप है सर? या तो ये जो डिपॉजिट है सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। अगला चैप्टर बताऊंगा चार्जेस, बहुत मजेदार चैप्टर है। जब जब अगर आप कोई लोन ले रहे हो, अच्छा लोन को भी क्या इंक्लूड करता है? इन जनरल डिपॉजिट्स। समझ में आ रहा है? एक टाइप ऑफ लोन भी तो डिपॉजिट ही है। ठीक है, तो अगर ये आपने, ये डिपॉजिट तो एक टाइप का लोन ही है, तो अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? यू हैव टू क्रिएट अ चार्ज ऑन योर असेट्स। ठीक है, होप सो ये समझ में आया होगा, ये सब आएगा आगे चल के। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना कि कैन डिपॉजिट बी एक्सेप्टेड? यस। कौन कर सकता है? प्राइवेट कंपनी कर सकती है सर, पब्लिक कंपनी कर सकती है सर, यस। अच्छा, प्राइवेट कंपनी केवल एक जगह से कर सकती है, वो क्या है? मेंबर से, जो कि सेक्शन 73 डील करता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी मेंबर से भी कर सकती है 73 में, और 76 में अपनी पब्लिक से भी कर सकती है। मतलब कि अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है एलिजिबल। सर पब्लिक कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी में कोई अंतर है क्या? यस, आई विल मार्क दैट डिफरेंस वहां पे। सॉरी, हर कंपनी क्या नहीं बन सकती? एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। मतलब हर पब्लिक कंपनी मार्केट से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा नहीं उठा सकती। ठीक है, मेंबर्स पब्लिक से, बिकॉज दे हैव टू, जो भी कुछ कंडीशंस होती है ना, वो फुलफिल करनी पड़ती है। सर्टेन कंडीशंस आते हैं, दे नीड टू फुलफिल, लाइक आपका इतना नेटवर्थ है या ऐसा कोई क्राइटेरिया है, तभी आप बनते हो। समझो जैसे कि एक नॉर्मल एलवी लिमिटेड एक कंपनी है। अब एलवी लिमिटेड बहुत छोटी कंपनी अगर है, तो इट इज नॉट एन एलिजिबल कंपनी, तो उसका कुछ थ्रेशोल्ड है। इफ यू फुलफिल दैट थ्रेशोल्ड, यू बिकम एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, यू कैन हैव दैट थिंग। ओके, और मेंबर से लेना है तो भी आप ले सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। बाय पब्लिक कंपनी तो मेंबर से भी ले सकती हो और पब्लिक से भी ले सकती हो। वापस एक बार क्लियर करो, देखो क्या बोलते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी है ना, तो आप तो केवल किससे लेना? आपकी खुद के एग्जिस्टिंग मेंबर से लेना, तो वहीं से पैसा ले सकते हो आप, उन्हीं से पैसा लो, पैसा डालो कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये लोग इक्विटी के फॉर्म में तो दे रखे होंगे, अब ये माइट भी डिपॉजिट के फॉर्म में दे दे। अब ये क्या है? पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मेंबर से भी ले सकती है अपने एग्जिस्टिंग या बाहर की जनरल पब्लिक से, जैसे आईपीओ एफपीओ आता है ना, उस सेंस में। फिर बोले सर आफ्टर कंप्लाइंग, अब आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? ये दोनों चीज के 73 और 76 और उसके रिलेटेड रूल्स और प्रोविजंस। समझ में आ रहा है? तो 73 में क्या है? मेंबर से। मैं तुमको दो सेक्शन याद करा रहा हूँ। सेक्शन 73 में हम किससे पैसा लेते हैं? हम लोग। ठीक है, 73 में लिखा ना, पहले तो आप पब्लिक से नहीं ले सकते, यानी कि आप किससे लोगे? मेंबर से लोगे। और 76 में कौन ले सकता है? बाय सर्टेन कंपनी पब्लिक से ले सकती है। तो 73 इज फॉर मेंबर, 76 इज फॉर पब्लिक। समझ में आया क्या? होप सो आ गया होगा। चलो आओ, तो इधर आते हैं अपन। अब ये आ गया नेगेटिव लिस्ट। इसको मैं ऐसे शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, लॉ ने ऐसा नहीं बोला है, मैं बोलता हूँ नेगेटिव लिस्ट। एक्चुअली इसमें कुछ के सर्टेन कैटेगरीज ऑफ मनी है। देखो ये इतना सारा जो आपको दिख रहा है, इन सारी चीजों को क्या नहीं माना है? एज अ डिपॉजिट। मतलब इन इन जगह से इन इन काम के लिए अगर पैसा आया, तो दिस सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस और थिंग्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई से दिस लिस्ट एज अ नेगेटिव लिस्ट, की यानी कि ये डिपॉजिट नहीं है, दिस आर नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। तो ये कोई लीगल टर्म नहीं होगा माइट बी, बट फॉर मी आई यूज दिस लिस्ट विद माय स्टूडेंट्स। सो तुम लोग भी अब मेरे स्टूडेंट्स हो, तो यू गाइस हैव टू नो दिस दैट नेगेटिव लिस्ट जो मैं बोलूंगा तो यही बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा मेरी बात समझो, अब एकदम अच्छे से दिमाग लगाना, आपको ये पूरा क्लियर होगा, इससे इतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझो, कोई पैसा आया है
ऊपर अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो इन्होंने कितनी भारी डेफिनेशन दी है। एनी रिसिट ऑफ मनी, कहीं से भी पैसा आया, ठीक है, लोन के फॉर्म में है, डिपॉजिट के फॉर्म में है, कोई भी फॉर्म में है, वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। ठीक है, एनी रिसिट ऑफ मनी, ऐसे में तो आप कोई भी चीज को कर लोगे, इसका एम्बिट बहुत भारी बढ़ा दोगे आप, यू विल स्ट्रेच द एम्बिट। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप ऐसे एकदम वेगनेस के साथ नहीं बढ़ सकते। सो यू हैव टू बी, कुछ चीजों के लिए आपको एकदम कंसीडर करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई ये सारे जो सोर्सेज अभी नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर इन सोर्सेज से पैसा आया तो दिस सोर्स, ये जगह से ये वाला पैसा क्या नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई और काम के लिए आया होगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, बैंक से मेरे को क्या मिला है, लोन फैसिलिटी। तो कोई बैंकिंग कंपनी, एसबीआई से, कोई कोऑपरेटिव बैंक से मेरे को क्या मिला, लोन या लोन फैसिलिटी। तो इज इट अ डिपॉजिट? नो ब्रो, इट इज अ लोन, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। यू डोंट इन्वॉल्व दैट पर्टिकुलर सेक्शन 73 से 76 ए तक का प्रोविजन यहाँ पे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लोन अग्रीमेंट, यू हैव डेट कंप्लायंस, तो आपको वो कंप्लायंस करना है। समझ में? तो जिधर से जो पैसा आया वो उस काम के लिए आया। हाँ, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो इट मे बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। समझ में आया इतना सा? अगर ये आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला, पहले बोला अगर सर आपको गवर्नमेंट से पैसा, कौन सी गवर्नमेंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या कोई और, ठीक है, जिसको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गारंटी किया आपके बिहाफ में, या लोकल अथॉरिटी या स्टेचुटरी अथॉरिटी, ठीक है, जो भी लीगल स्टेचुटरी अथॉरिटी बनाई रखी है, उन लोगों ने लोन दिया या गारंटी वगैरह दे रखी है आपके बिहाफ में, ऐसा कुछ है, तो एक तरीके से आपको इस सेंस में पैसा मिला। तो वो उस पर्टिकुलर चीज के मिला होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझो मेरे को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, समझ में आ रहा है, तो वो एज सच डिपॉजिट थोड़ी ना होगा, वो कोई पर्टिकुलर पर्पस, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करने पे या कोई और चीज के लिए मिली होगी। तो दोनों को आपको बहुत देख रेख के करना है। नेक्स्ट है सर, रिसीव फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, मतलब फॉरेन की गवर्नमेंट, फॉरेन की बैंक, फॉरेन की मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सिटीजन, या उन्हीं में से रिलेटेड कोई ऑरिजिन, फॉरेन के ऑरिजिन से कहीं से पैसा आया, तो वो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए आया होगा, काम के लिए आया होगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगा, कोई और चीज के लिए आया होगा। तो यू कैन नॉट टर्म इट एज इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ऐसे ही नहीं मान सकते। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट और भी अच्छा, ये बोलते हैं भाई अगर आपको बैंकिंग कंपनी, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक, इन सब तरीके तरफ से क्या मिला, लोन की फैसिलिटी या लोन मिला है, सो वो कहीं से भी नहीं होगा। देखो जैसे, या तो लोन आपको किससे मिला, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इट इज अ लोन, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। मतलब स्पेसिफिक जो बैंक लोन होता है ना, या पीएफआई से जो लोन है वो। इसके बाद समझो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया, क्या, कोई कॉमर्शियल पेपर, ये सब आप लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या आगे चल के पढ़ोगे कॉमर्शियल पेपर्स जो होते हैं ना, ठीक है, ये इस सब में यूज होते हैं, तो वही चीज लिखी है, ये अदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो सब कुछ। ठीक है, एक सेकंड रुकना, हाँ, ठीक है, ओके, चलो, हाँ। अब ये क्या बोल रहा है, इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपने कॉमर्शियल पेपर और अदर इंस्ट्रूमेंट इशू किया एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस इन वो, तो वो भी, सर इंस्ट्रूमेंट इशू करना मतलब, तुम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सुना है ना, पहले तो ये बताओ। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जानते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई राइट्स या लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसमें किसी को कोई पैसा रिसीव करने का राइट है, बैंक के पास जाते हो, आप उसको विड्रॉ, मतलब उसमें से पैसा निकाल सकते हो जमा करके, एक्स वाई जेड, ऐसा ऐसा कुछ 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 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रही है मार्केट में, और उससे पैसा रेस कर रही है, रेस कर रही है, समझ रहे हो, पैसा ले रही है, आज मैंने मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया, उससे मेरे को पैसा आया, तो वो मैंने वो इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसा लाया ना, वो मैंने डिपॉजिट के फॉर्म में लाया क्या, नहीं। सो कैन आई ट्रीट इट एज अ डिपॉजिट, नो। समझ में आया? वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा है, कमर्शियल पेपर, उसका वो यूज होगा जिस चीज के लिए आपने इशू किया है। ठीक है, तो आरबीआई से भी ये सब की रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो अब एक कंपनी को दूसरे कंपनी से कोई पैसा आया तो कोई पर्टिकुलर काम के लिए आएगा, जैसे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना, इसके ऊपर केस स्टडी बनती है, केस स्टडी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अमाउंट टुवर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एप्लीकेशन मनी। ये क्या बोल रहा है, अगर समझो आप लोगों को कोई मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन मनी आया था, वो अभी उसके बिहाफ में आपने अलॉटमेंट नहीं किया है, और वो पैसा आपके बैलेंस शीट में, आपके पास वो पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो क्या आप उसको डिपॉजिट के तौर पर ट्रीट करते हो? इन जनरल नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न करना पड़ता है मतलब वापिस करना पड़ता है ना, अगर समझो अलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड होता है।
तो आपने अगर अलॉटमेंट नहीं किया, ठीक है, 60 डेज के अंदर, तो आपको रिफंड करना है। अगर आपने नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड भी नहीं किया, तो फिर जितना पैसा आया ना उसको आप क्या मान सकते हो डिपॉजिट। प्लीज अच्छे से एक बार और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जनरली आपके पास एप्लीकेशन, आपने शेयर एप्लीकेशन इशू किया, उससे पैसा आया, ठीक है, तो जो वो पैसा आया आपको अलॉट करना है। आपने अलॉट नहीं किया तो आपको रिफंड करना है। अगर आपने इतने दिन के अंदर अलॉट नहीं किया तो इतने दिन में आपको क्या करना था, नेक्स्ट रिफंड। आपने ये भी नहीं किया फिर भी आपके पास, आपकी तिजोरी में, आप कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, सो व्हाट इज द यूज। समवे और दी अदर इसी को क्या ट्रीट कर लेंगे, डिपॉजिट। मतलब अगर आपने कोई कंडीशन, मैंने क्या बताया था, या तो अगर आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी, कंडीशन का ब्रीच किया, मतलब गलत तरीके से आपके पास कोई पैसा पड़ा है, आप कुछ और तरीके से उसको दिखा रहे हो जबकि वो तरीका वैलिड नहीं है, आपको क्या करना था, या तो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं तो रिफंड। रिफंड भी नहीं किया, अलॉटमेंट भी नहीं किया, फिर वो क्यों पैसा पड़ा है, तो हम लोग उसको डिम्ड क्या मान लेंगे, डिपॉजिट। अच्छा सर, डिम डिपॉजिट मान लिए, तो अब जो डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन अभी नीचे पढ़ेंगे ना, वो सब एप्लीकेबल हो जाएगी। आया क्या समझ में, इंपॉर्टेंट है, अगर ये आया तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बिंदास, जो लोग मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हैं ना, यू गाइस कैन बिंदास एंजॉय, ठीक है। तो इसमें हमको एक एक चीजें क्लियर होगी। वी हैव विद अस अनुषा आल्सो, वेलकम अनुषा। आया ना, कोई डाउट हो तो बताओ, इसके ऊपर केस स्टडी बनी, कभी स्कैनर उठा के देखना। ग्रेट। ग्रेट। अब ये तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है पता नहीं, ये बुक ऐसे करके, ठीक है, आई हैव दिस बुक, इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव, and I was planning, actually this is actually I'm planning after results कि actually I do have a writing practice batch, okay, but in general we take it on the offline basis, बहुत मजा आता है, but as you guys are connected with me online, right, and I'm also planning to have some online sessions also, but only for those serious students who regularly watch these lectures and who are regularly connected, believe me, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ना, केवल कॉन्सेप्ट बताने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो है ही नो डाउट, ठीक है, बट जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं ना, वी डू, अब मैंने जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा दिया केस स्टडी के फॉर्म में, तो जब ये क्वेश्चन में आएगा ना, या जब तुम खुद से पढ़ोगे, तो यही चीज तुमको क्वेश्चन में दिखेगी, यू बिलीव मी। चलो नेक्स्ट आओ। फिर लिखा सर कोई अब ये भी अच्छा पॉइंट है ना, इसके ऊपर भी केस स्टडी बनती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके ऊपर केस स्टडी दिखेगी तुमको स्कैनर्स में या अपने क्वेश्चन बैंक में। ये क्या बोल रहा है, सर समझो, कोई डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, या तो डायरेक्टर या किसी प्राइवेट कंपनी के केस में उसका रिलेटिव, डायरेक्टर का रिलेटिव, उसने कोई पैसा दिया है, वो पैसा किसको रिसीव हुआ है, कंपनी को। तो कोई पैसा रिसीव्ड हुआ है कंपनी को, कहाँ से, डायरेक्टर से, या कोई प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से, तो इस केस में भी उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, नेगेटिव लिस्ट में कंसिडर करेंगे। अगर वो जो पैसा आया है, उस पैसे के बिहाफ में एक डिक्लेरेशन किसने दी है, बंदे ने, ठीक है, जिसने वो पैसा दिया है, राइटिंग में, क्या कि ये जो पैसा ये मेरा खुद का है, मैंने कहीं से इसको पहले बोरो करके आपके पास नहीं लाया है। और ये चीज को कौन डिस्क्लोज करेगा, बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्लोज करेंगे। मेरी बात समझो वापस, एग्जाम्पल समझो, जैसे एक कंपनी है एलवी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ मिस्टर एलवी, समझो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा भाई आरवी, ठीक है, तो ही इज समवे माई रिलेटिव, ओके यस। तो अब अगर ये एलवी प्राइवेट लिमिटेड को आरवी ने अगर लोन दिया है, तो ये लोन वाला जो पैसा है इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड ये जो मिस्टर आरवी है ना, इन्होंने राइटिंग में एक रिटर्न में क्या दिया है, डिक्लेरेशन, ठीक है, क्या यहाँ पे लिखेंगे, आई मिस्टर आरवी सो एंड सो एंड सो, कि मैंने ये जो पैसा दे रहा हूँ कंपनी को, ये मैं कहीं खुद से पहले खुद बोरो करके नहीं लाया और फिर कंपनी को नहीं दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है, तो ये आपको लिखित में देना है, ठीक है। तो ये चीज रखना, आपको वहां पे पहले केस देखना है वो प्राइवेट कंपनी है क्या, उसके रिलेटिव की केस में ये चीज होगी। होप सो आपको ये समझ में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस स्टडीज के ऊपर भी बनती है। आ गया तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। होप सो आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आओ, इशूड ऑफ सिक्योर्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। समझो ये क्या बोल रहा है, अगर आपने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या डिवेंचर्स इशू करे जो कि क्या है, सिक्योर्ड है, तो बोल रहा है सिक्योरिटी के तौर पे आपने क्या रखा है, सफिशिएंट इधर फर्स्ट चार्ज और पारी पासो विद द फर्स्ट चार्ज। पारी पासो का एक तरीके से मान के चलो इक्वल फुटिंग, सेम सेम इस टाइप से समझ लो, ठीक है। और फर्स्ट चार्ज क्रिएट करने वाला उसके ऊपर पहला हक आपका हुआ। अब ये सब जो आपको समझ में आएगा ना, ये कौन से चैप्टर में समझ में आएगा, चैप्टर 6 में मैं इसके डेप्थ में जाऊंगा, है ना। और कितने टाइम के लिए इशू किया, कन्वर्टिबल है, विद इन 10 ईयर्स। समझ में आ रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो भी पैसा जो आया है, मतलब अगर आपने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या डिवेंचर इशू करके कोई पैसा मंगाया है, तो इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ डिपॉजिट, प्रोवाइडेड ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, प्रॉपर आपने सफिशिएंट सिक्योरिटी रखी है,
और वो कन्वर्टिबल कितने साल के अंदर है? 10 साल के अंदर है। आया। नेक्स्ट है लिस्टेड डिवेंचर सर। आपका डिवेंचर क्या है? नॉन कन्वर्टिबल है, नॉन सिक्योर्ड है, बट लिस्टेड है कहाँ? आरएसी में। सर आरएसी क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में दो ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको पता होगा तो, बीएसई और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड एनएसई का नाम किसी ने सुना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो ये, तो अगर आपके जो लिस्टेड डिवेंचर, एग्जांपल के तौर पे समझो, मैंने ना डिवेंचर इशू किया, ठीक है, और वो डिबेंचर्स क्या लिस्टेड है, लेकिन वो किस फॉर्म में? नॉन कन्वर्टिबल है, मतलब उसका रिडम्पशन होगा, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ना ही वो, और नॉट सिक्योर्ड है वो, कोई उसके बिहाफ में आपने कोई अलग से एसेट या सिक्योरिटी भी नहीं रखी है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो लिस्टेड है, कोई लिस्टेड अच्छे प्लेटफॉर्म में, आरएसी प्लेटफॉर्म में। आरएसी प्लेटफॉर्म क्या होता है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि वही जो बॉम्बे और ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना हमारे इंडिया में, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जिनमें अगर आप कहीं पे भी अगर आप लिस्टेड हो, ठीक है, तो वहां पे वो अगर है, तो फिर वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। सिंपल। फिर क्या सर? एम्प्लॉय से पैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क रखना, मतलब जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, इन सब के ऊपर केस स्टडी बन रखी है। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस दिखेंगे स्कैनर में। माइट भी ये बाकी चीजों में स्कैनर क्वेश्चन ना दिखे, लेकिन इन सब चीजों में दिखेंगे। क्या लिखा है सर? एम्प्लॉय से पैसा है। सर एम्प्लॉय कंपनी को पैसा दे रहा है, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर वो किसके ऊपर का पैसा नहीं दे रहा? अपनी एनुअल सैलरी का। ठीक है। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऐसा लिखा होगा तुम्हारे मॉड्यूल में, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? और वो कितना पैसा दे रहा है? अपनी एनुअल सैलरी से ऊपर का पैसा नहीं। समझो जैसे कि मेरी अगर 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी है, तो इंटू 12 कर लो, कितना आता है? 1,20,000, इतने तक का पैसा दे रहा हूँ, और वो किस फॉर्म में? इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे अगर मैंने दे रखा है कंपनी को, ठीक है, ड्यू टू अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई और कॉन्ट्रैक्ट के तहत। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने ऐसा कोई पैसा दे रखा है कंपनी को, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर नहीं आएगा, वो डिपॉजिट नहीं होगा, उसका कोई और पर्पज होगा। अच्छा तुम खुद बताओ, अगर तुमने कभी कोई किराए का घर या किराए की दुकान ली या दी होगी, तो डोंट यू गाइस टेक एनी एडवांस सिक्योरिटी के तौर पे? सुने कभी कि कोई एडवांस में सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग पैसा लेके रखते हैं, और ऐसा ऐसा कुछ? हाँ, दिव्या ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर डिक्लेरेशन ऊपर वाले केस में नहीं दिया, तो डिपॉजिट? यस यस यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। हाँ, समझ में है ना? तो हम लोग लेते हैं ना भाई, जैसे अगर समझो अगर मैं कहीं किराए में रहूंगा, एज अ हॉस्टल या पीजी में, तो होता है ना भाई, आप 1 महीने 2 महीने का एडवांस दे दो, बस वैसे ही समझ लो। अगर एम्प्लॉई ने नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके पास रखा है? कंपनी के पास रखाया है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। अगर इंटरेस्ट आ गया, तो फिर वो डिपॉजिट होगा, मतलब समझ रहे हो? कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो, जैसे अभी ऊपर वाले केस में मुझे दिव्या ने पूछा कि अगर सर डिक्लेरेशन नहीं दिया तो फिर इट विल बी डिपॉजिट। तो वो कंडीशन फुलफिल करो, इट विल नॉट बी डिपॉजिट। तो वैसे ही इस केस में अगर सर नो इंटरेस्ट लिखा है ना, अगर यहाँ इंटरेस्ट आ गया, तो इट विल बी डिपॉजिट समवेयर। अगर आपने ब्रीच किया, एनुअल सैलरी के ऊपर गया, समझो मैंने 1,40,000 का लोन दे दिया, जबकि मेरी एनुअल सैलरी 1,20 थी, इट विल बी डिपॉजिट समवेयर दी अदर। समझ में आया ना? ऐसे ही अपने को इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है सर, ट्रस्ट के फॉर्म में आया है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग कोई डिपॉजिट, आपके पास कोई पैसा आया है इन दी फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। समझ में? फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, ट्रस्ट के बेसिस में अगर आपने कोई पैसा रखा है, तो इट इज ऑफ कोर्स नॉट अ डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट के अंदर हम लोग एक्चुअली इंटरेस्ट देते हैं। समझो आज के डेट में तुम बैंक में कोई पैसा जमा कराओगे, डोंट यू गाइस गेट एन इंटरेस्ट? यू गाइस गेट एन इंटरेस्ट, वी गाइस गेट एन इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, बस वैसा। अगर इंटरेस्ट दे रहे ले रहे हो, तो इट विल बी डिपॉजिट। अब समझो ट्रेड एडवांसेज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, ट्रेड एडवांसेस क्या है सर? मेरी बात समझो। एक क्वेश्चन मैं तुमको देगा, मैं अपने हर बार अपने टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट आर दी एडवांसेस अंडर दी ट्रेड एडवांसेस विच आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। और बच्चे क्या लिख के आते पता है? ये ऊपर का, ये जितना भी कंटेंट मैंने अभी तक पढ़ा है ना, ये सब लिख देते हैं, या ये नीचे का कंटेंट लिख देते, बट ये कंटेंट नहीं लिखते। तो ये अच्छे से याद रखना। अगर उसने स्पेसिफिक क्या पूछा है, उसने बताया ट्रेड एडवांसेस। आप धंधा कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में क्या एडवांस लेना देना चलता है क्या? फॉर वेरी श्योर, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, वी हैव विद अस मिस प्रिया। ठीक है, सो मिस प्रिया का एक बिजनेस है, वो पेन बनाती है, कस्टमाइज पेन।
अब मेरे को ना मेरे स्टूडेंट्स को पेन देना था, गिफ्ट करना था। तो मेरे पास समझो एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स है, तो मैंने सारे 100 स्टूडेंट्स का नाम मिस प्रिया को दिया और उनको बोला कि मैम आप कैन यू प्लीज राइट एवरी पर्सनस नेम इन दिस, एंड उसके हिसाब से कस्टमाइज पैकिंग करके आप दे देना, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो ओके मैम ने बोला ओके आई कैन डू दिस। तो मिस प्रिया ने ये काम ले लिया। अब जब ये काम लेगी वो तो मेरे को जानती नहीं है, या जानती भी है तो यार उनको भी तो पहले माल लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, एंड देन आफ्टर शी इज गोइंग टू डू। तो व्हाट शी विल टेक फ्रॉम मी, शी विल टेक एन एडवांस। एग्जाम्पल समझो, ये काम हमारा था 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसमें से इन्होंने मेरे को बोला कि सर आप मेरे को ना 20,000 अभी एडवांस दे दीजिए। तो मैंने मिस प्रिया को 20,000 एडवांस दिया है। फॉर व्हाट, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो करके देगी। उनको भी एक वो लगेगा कि यस यार सर ने पैसा दिया है, मतलब सर इज गोइंग टू मेक मी फुल पेमेंट, तभी तो वो आगे बढ़ेगी, प्रोसीड करेगी। मानते हो इतना? ठीक है। अब समझो अब क्या होता है, मैंने आज कोई गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस दे रखा है। अब जिसके पास ये एडवांस गया, एग्जाम्पल के तौर पे मिस प्रिया, अच्छा ऑल द कंपनी की सेंस में हमको पढ़ना है, बट मैंने एग्जाम्पल मिस प्रिया की सेंस में लिया, समझो प्रिया प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रिया प्राइवेट लिमिटेड को जो एडवांस में मनी मिला है फॉर अप्रोप्रिएशन विद इन 365 डेज, ये क्या बोल रहा है, अब ये जो 20,000 रुपये मिला है, या तो इसको क्या कर दे, इसके बदले में जितनी भी इनको क्या प्रोवाइड करनी थी, पेन्स, वो पेन प्रोवाइड कर दे, या ये पैसा मेरे को रिफंड कर दे कितने दिन के अंदर, 365 दिन के अंदर, 365 डेज, मतलब 1 साल का टाइम पीरियड हो गया। ये लॉ ने 365 बोला है, तो 365 अपने को याद रखना है। क्या बोलना चाह रहा है कि सर जिस दिन से आपने पैसा रिसीव किया ना, जिस दिन से भी आपने पैसा रिसीव किया, वहां से लेके 365 दिन के अंदर में आपको वो जो काम करके देना है वो काम कर दो, आपको जो माल सप्लाई करके देना है माल सप्लाई कर दो, सर्विसेज परफॉर्म करना है सर्विसेज परफॉर्म कर दो, ठीक है। तो वो जो गुड्स और सर्विसेज के लिए आपको एडवांस मिला है, ट्रेड एडवांस, ये बिजनेस का एडवांस है क्या? ये तो ये चीज अलाउड है क्या? हाँ यार बिजनेस में तो एडवांसेस होते ही है ना। तो सर ये एडवांसेस को आप डिपॉजिट मानोगे कि नहीं भाई, वो तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, आप समझो प्रिया प्राइवेट लिमिटेड को ये जो 20,000 रुपये आया है मिस्टर लवीज के से तरफ से, तो ये क्या डिपॉजिट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कब तक नहीं होगा सर? जब तक ये 365 दिन नहीं होता। अच्छा समझो 365 दिन के ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, ना ही अभी तक मिस प्रिया ने मेरे को पेन्स दी, और ना ही मेरे को 20,000 रुपया वापस करे, दोनों में से कोई एक काम भी नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो फिर क्या होगा, मिस प्रिया की बुक्स में तो अभी भी ये चीज दिखेगी एज अ पैसा, तो फिर ये क्या कहला जाएगा? डिपॉजिट। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, डिपॉजिट। अगर इतना आ गया ना, तो बाकी का मैं एकदम फास्ट समझा दूंगा, पहले मेरे को तो इतना आ गया, क्या ये इंपॉर्टेंट है? फास्ट 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 बताओ। नहीं आया तो पूछो। समझा, ओके ग्रेट प्रिया। प्राची को भी आ गया, ओके बढ़िया। चलो चलो सबको ही आ गया। हाँ चलो, तो बढ़ता हुआ आगे। अब क्या, अभी इजी है, अब ये बड़े सारा। अच्छा मेरे को तुम खुद बताओ, अगर तुमने कभी कोई इमोबल प्रॉपर्टी खरीदी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैं कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, तो क्या बिल्डिंग खरीदने के पहले कोई, तुमने सुना है टोकन अमाउंट देते हैं? तुम्हारे उधर पे हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं यार। ठीक है, एडवांस को जैसे होता है ना यार, अगर मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा तो आज मैंने 50 लाख रुपए पहले एडवांस दिया है, बुक किया है, बुकिंग अमाउंट बोल लो, टोकन अमाउंट बोल लो, ठीक है, एडवांस अमाउंट बोल लो। तो हाँ, किसी के यहाँ पगड़ी सुना है तुम लोगों ने, पगड़ी दिया है? हमारे इधर तो ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर कवर होता है, अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो अंदर अग्रीमेंट, तो उसके लिए भी अगर कोई पैसा है तो वो भी इसी में आ जाएगा, एडवांस दिया है तो, ठीक है। और इसके अलावा लिखा है सर, आज समझो ओके तुम्हारे यहाँ सूथी बोलते हो, ओके ग्रेट, गुजराती में आई थिंक सूथी बोलते होंगे, ग्रेट। चलो आओ, तो क्या होता है ये समझो, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अभी कई कई होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग लेते हैं, जैसे समझो मैंने कोई नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गवर्नमेंट से, उसके ब्याह में मैंने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है कि अगर मैंने नाली जिस तरीके की बनानी है, जो रोड जिस तरीके की बनानी है, ठीक है, तो अगर मैंने वैसी नहीं बनाई तो देखें वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैं अपना काम पूरा करके दूंगा, इतने दिन के अंदर इतने टाइम के अंदर नहीं दूंगा तो वो पैसा देखें 4 फीट और समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये है तो भी इसमें कवर होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये और अच्छा पॉइंट है, ये लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। आज समझो बड़ी बड़ी मशीनरी या ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं, तो उसके लिए भी आप लोग बहुत
एडवांस लेके रखते हो ना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, बड़े बड़े गुड्स, एग्जांपल बहुत बड़ी मशीन नहीं समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जहाँ पे होता है ना वहाँ पे, तो ये सब जगह पे भी बड़े बड़े एडवांसेस होते हैं, ट्रेड एडवांसेस है, धंधे में तो होता ही है ऑफकोर्स। और तुमको तो पता है ना यार, ये बिल्डिंग विल्डिंग और ये सब के धंधे में तो होता ही है, रियल एस्टेट के बिजनेस में, ठीक है। तो उसमें हम लोग बुक करते हैं, ये करते हैं, तो ये सब होते हैं। इसके अलावा सर ये भी अच्छा है, इन द फॉर्म ऑफ वारंटी फॉर फ्यूचर सर्विसेज अंडर एन अग्रीमेंट। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना तुम लोग? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल के तौर पे समझो ना कि कोई वारंटी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्यूचर में सर्विसेज देना है, ठीक है। एग्जांपल मैंने 5 साल की कोई चीज़ के लिए वारंटी दी है, ठीक है, तो उसका कोई पैसा है, या मैंने कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया, एग्जांपल के तौर पे समझो आप कोई बिल्डिंग में रहते हो, वहाँ फ्लैट है, फ्लैट में आपके पास लगी हुई होगी लिफ्ट, समझो मैं लिफ्ट मेंटेनेंस का काम करता हूँ, तो आप लोगों ने मेरे को 2 साल के लिए अपॉइंट किया, तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे को कोई पैसा दिया है, समझ में आ रहा है? तो वो जो पैसा है इस कंपनी को मिला है, ये एस एएमसी वगैरह, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर कवर होता है। इसके अलावा जो आपको सेक्टोरल रेगुलेटर ने अलाउ किया, सेक्टोरल रेगुलेटर कौन होता है? आपका माई बाप। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मैं बैंक हूँ तो आरबीआई, अगर मैं टेलीकॉम कंपनी हूँ, जियो हूँ तो टीआरएआई, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस हूँ तो आईआरडीआई। आपका जो भी माई बाप है, सेक्टोरल रेगुलेटर है, ठीक है, उसने आपको कितना अलाउ किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, कई बार आप लोग कई कई होते हैं ना, हम लोग कितना सारा, जैसे आजकल तुम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, तो उसके लिए साल भर का पैसा दे देते हो सर्विसेज लेने के लिए। तो अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है रिगार्डिंग कोई पब्लिकेशंस, कोई मैगजीन्स, कोई और पब्लिकेशंस के लिए, तो वो भी पैसा आपको आया। एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैं कोई कंपनी हूँ जो मैं बुक छापता हूँ, ठीक है, तो लोग मेरे पब्लिकेशंस को साल भर का जो भी उसका नया नया पब्लिकेशन आता है उसको सब्सक्राइब करके रखते हैं, ठीक है, उसके लिए पैसा दिए, तो वो भी इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपरली कवर्ड होगा, ठीक है। तो ये सब अगर धंधे में पैसा आया, ट्रेड एडवांसेस, तो दिस विल बी नॉट बी टर्म्ड एज डिपॉजिट प्रोवाइडेड, इस जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। आया क्या समझ में? अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है सर, सभी इंपॉर्टेंट, अरे भाई देखो अब जो आना है वो तो आना है, तो ये इंपॉर्टेंट वे है, ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से समझना भाई तुम लोग, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है? रिसीव फ्रॉम प्रमोटर, समझो कोई पैसा कहाँ से आया है, प्रमोटर से आया है। जनरली ना ये थोड़ा हार्ड वर्डिंग लिखा रहता है, बट अभी अपन ने इसको थोड़ा सा नॉर्मल वर्डिंग पे लिखा है। पहले तो मेरे को बताओ स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है इफ लोन ब्रॉट बिकॉज ऑफ स्टिपुलेशन बाय बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशन? बोलो, किसी को पता है तो नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ग्रेट कंडीशन, यस। हाँ, एक कंडीशन इम्पोज करिए, कंडीशन लगाइए, किसने? बैंक ने। समझो आज अपन लोग बैंक में लोन लेने गए, आज समझो मेरी कंपनी, मेरी प्यारी सी कंपनी है एलवी, ठीक है, एलवी प्राइवेट लिमिटेड, ये लोन लेने गई, ठीक है, बैंक के पास, ये गई देना बैंक के पास, ठीक है, ये देना बैंक हमको लोन दे। तो देना बैंक ने क्या कंडीशन लगाया कि ब्रो मैं तेरे को लोन तो दूंगी, ए एलवी प्राइवेट लिमिटेड, मैं तेरे को लोन तो दूंगी, लेकिन तेरे दो प्रमोटर है, समझ, एक है मिस्टर एलवी, एक है मिस प्रिया, ठीक है, एक है मिस दिव्या, ठीक है, ये 3 लोग हो तुम लोग। तो तुम लोग 3 लोग ना, अच्छा तुम लोग मेरे से 10 करोड़ रुपए का लोन लेने आए हो, मैं तुमको 10 करोड़ के बीच में 8 करोड़ का लोन दूंगी, 1 करोड़ रुपए तुम लोग भी अपने तरफ से डालो, समझ में आ रही है? मैं देखो इतना लोन दूंगी अगर तुम लोग इतना पैसा लगाओगे, तुम लोग भी कोई पैसा अमाउंट कंपनी में लगाओगे। ये क्यों हो सकता है? एग्जाम्पल समझो, जब तक आपका कहीं पे कोई पैसा लगा रहता है तो यू वर्क प्रॉपरली, यू आर अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और आप कहीं ना कहीं उसको चलाते हो, आप उसमें कोई बड़ा बड़ा डिसीजन मेकिंग पावर रखते हो, ठीक है, तो आपके डायरेक्शंस में कंपनी चल रही है, तो हम तीनों को बोला गया कि आप लोग भी ना 5-5 लाख रुपए लगाओ कंपनी में, तब तो मैं आपको इतना, ये 10 लाख का एग्जाम्पल के तौर पे समझो लोन दूंगी, ये ऐसा कुछ तो भी। तो अब हमने ये लोन क्यों लेके, ये पैसा क्यों लगाया कंपनी में? क्योंकि ये लोन लेने के लिए कंडीशन किसने लगाई थी? देना बैंक ने। तो जब बैंक कोई कंडीशन स्टिपुलेट करता है, लगाता है, समझ में आ रहा है, हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, तब उस कंडीशन के दम पे लोन देता है, ठीक है। तो हमने उतना पैसा लाया, तो वो जो पैसा हम लोगों ने लाया, हम लोगों से जो मिला, वो पैसे को भी क्या नहीं मानोगे आप लोग? डिपॉजिट। समझ में आया? मैंने लोन क्यों दिया, मैंने, दिव्या ने, प्रिया ने लोन क्यों दिया? बिकॉज बैंक ने हमारे ऊपर कंडीशन लगाई कि ब्रो तुम लोग भी लोन दोगे, ठीक है, तब मैं लोन दूंगी, मतलब तुम लोग इतना पैसा डालोगे कंपनी में तो मैं इतना पैसा डालूंगी आपकी कंपनी में। समटाइम्स दे डू हैव दिस कंडीशंस, एंड
फॉर डेट कंडीशन, फुलफिलिंग डेट कंडीशन, आप लोगों ने कोई पैसा लाया तो डेट अमाउंट इज नॉट टर्म्ड एज अ डिपॉजिट अप टिल, जब तक कि बैंक का लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक आपके लिए क्या है, एग्जामेशन है। अच्छा समझो आज हम लोगों ने बैंक से जो ये समझो एग्जाम्पल 10 करोड़ का लोन लिया था वो पे रीपे कर दिया, फिर भी अच्छा ये बैंक का लोन लेने के लिए हम लोगों ने ये 3 लोगों ने पैसा डाला था, अभी समझो बैंक का लोन तो रीपे हो गया लेकिन अभी हमारा पैसा अभी भी कंपनी की बुक्स में कंपनी के पास पड़ा है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, डिपॉजिट। तो हमको भी जैसे ही बैंक का पैसा दिया ना वैसे ही हम तीनों का भी पैसा वापस ले लेना है, तब तो ये क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट। नहीं तो इसको भी डिपॉजिट माना जाएगा, डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन हमारे ऊपर अप्लाई होगी। आया क्या समझ में? भारी अगर शायद तुम्हारे को जो भी मॉड्यूल वगैरह में लिखा होगा ना थोड़ा भारी लिखा होगा, अगर ये आगे तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़िया है, ये बढ़िया टॉपिक है, नहीं आया तो बिंदास पूछो, एक और बताऊंगा। ओके समझ आ गया, ग्रेट। यार ये जितने भी लोग देख रहे हो ना लेक्चर, एवरीवन, गाइस अब अपने को ना सितंबर जनवरी जब भी तुम्हारे एग्जाम्स है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में, ठीक है, अपने को 70-75 से कम स्कोर नहीं करना है, सोचना नहीं है, लेके आना है, ठीक है। वट एवर इट टेक्स ना, गिव योर बेस्ट। वंस यू गेट दैट मार्क्स ना, यू विल बी लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट। और तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कितने हैप्पी होंगे, ठीक है। राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, ओके एक बार ना मेरे को अपनी राइटिंग भेजना दोस्त, ठीक है, कि मतलब आप लिखते कैसे हो, या आपको आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, या योर स्ट्रक्चर फ्रेमिंग इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बैचेज होती है ना, इट हेल्प्स अ लॉट, स्टूडेंट्स गिव मी अ वेरी गुड फीडबैक ऑन दैट, ठीक है। तो आई थॉट कि वो भी अभी मैं ऑनलाइन भी स्टार्ट करूँ, आई यूजुअली डू दिस ऑफलाइन एंड वी गेट ग्रेट रिस्पॉन्स, लाइक भले मैं उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं रखता, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग खराब है, ओके ग्रेट। तो होता है यार, वो ना प्रैक्टिस से आता है, वन यू स्टार्ट। और क्या होता है पता है क्या, घर में ना ऐसे खुद से प्रैक्टिस नहीं होती। वी हैव मेरे पास भी कई सारी क्वेश्चन बैंक्स थी मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था, बट ऐसा होता था ना कि एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन करे उसके बाद मन नहीं होता था, ठीक है। बट क्या होता है जब सामने कोई होता है ना, व्हाट वी डू इन दी क्लास, मैं जब क्लास में खड़े रहता हूँ, आई बॉट सम यूनिक क्वेश्चंस, मैं प्रोजेक्टर में वो क्वेश्चंस दिखाता हूँ, एंड द गाइज एंड द गर्ल्स एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम एलोकेट किया, वो क्वेश्चन है आपके सामने, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, रिटेन जो आपने किया है, घर में आपने जो रटा है, जो समझा है, उसको यहाँ बैठ के रिकॉल करो सामने सामने मेरे। देन आफ्टर यू राइट एंड देन आई आफ्टर आई चेक एंड देन आई आफ्टर आई गिव रिमार्क्स एंड वी हैव सम सजेशन आंसर्स आल्सो एंड वी डिस्कस, तो इसी बहाने रिवीजन भी हो जाता है एंड वी डू दिस। टेस्ट, ओके टेस्ट का वी कैन प्लान, बट टेस्ट की जगह ना ये जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना, इसी से इतना हो जाता है। फुल टेस्ट फॉर श्योर यू गाइस कैन गिव मी, ठीक है। फुल टेस्ट 100 मार्क्स का टेस्ट आई कैन श्योरली टेक, जितने लोग एटलीस्ट यहाँ पे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, बिंदास आप लोग ना मेरे को मेरे नंबर पे वो करना, मैं आप लोगों को ना थोड़े टाइम में मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको डाल दूंगा 85937731, ठीक है। मैंने बहुत सारे टेस्ट लिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी दिखता है कि नहीं पता नहीं मुझे, एग्जाम्पल के तौर पे अ, एक सेकंड रुका, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, ये देखो ये मेरा, ये दिख रहा होगा फोल्डर, दिख रहा है क्या आपको? देखो ये फोल्डर दिख रहा होगा, आप लोग जूम करोगे तो दिखेगा। ये हम लोगों ने इतने सारे 50% टेक्स्ट, फुल टेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे हम लोग टेस्ट लेते पूरे सारे चैप्टर्स का। इसमें तो आपको 11 बार ही दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स का हम लोग टेस्ट लेते। सो ऐसे करते 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 क्या हो जाता है ना कि वी गेट अ ग्रेट होल्ड ऑन दिस, ठीक है। ऐसे आप लोग के लिए बहुत कुछ प्लान हो सकता है, बट ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर सीरियस, हु वांट्स टू गेट गुड मार्क्स। एंड बिलीव मी, व्हेन यू गेट, ये जो लॉ का सब्जेक्ट है ना, ये इतना हेल्प करता है, कभी लॉ का पेपर नॉर्मल पेपर आता, ठीक है, अकाउंट्स और टैक्स में अगर कभी वो ज्यादा भारी दे भी दिया पेपर, दिस लॉ का पेपर कैन सेव यू, बिलीव मी। कम से कम 60 तो आता ही आता, एंड वंस यू गेट 50 प्लस ना, यू आर ऑलरेडी पास। तो 60 लाने से आपको बाकी सब्जेक्ट को हेल्प हो जाती है, अगर आप सिंगल ग्रुप भी जा रहे हो तो, ठीक है। तो वी कैन प्लान ऑन दिस, ठीक है, फॉर श्योर जितने लोग कंटिन्यू कर रहे हो तुम्हारे लिए टेस्ट में ले सकता हूँ, ठीक है। बाकियों का आई कांट से, ठीक है ना।
बट फुल टेस्ट फॉर वेरी श्योर आपको देना ही है। ठीक है, फुल टेस्ट से बहुत मजा आता है, जो मॉक टेस्ट बोलते हैं 100 मार्क्स के जो टेस्ट होती है, 1 2 3 वट एवर यू गाइज वॉन्ट। ठीक है, एंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लेट मी अनाउंस सम वे जस्ट आफ्टर द रिजल्ट, कुछ दिन में रिजल्ट आएगा एंड विल डिस्कस। चलो वापस आते बैक ऑन द टॉपिक। होप सो ये समझ में आ गया होगा, ये प्रमोटर वाला पॉइंट आ गया है, तो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, ओके। तो रिसीव बाय निधि कंपनी, नेक्स्ट बोल रहे सर निधि कंपनी से को अगर कोई पैसा आया एज पर 406, अब ये कहाँ पढ़ोगे सर, ये पूरा सीए फाइनल में पढ़ोगे। 406 के अंदर इनका जो पूरा एक्ट चलता है, ठीक है, मतलब इनका जो पूरा प्रोविजन चलता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पैसा है, निधि कंपनी को डिपॉजिट्स आते ही है ना। निधि कंपनी में क्या होता है, जो उसके मेंबर्स है वो उसको पैसा देते हैं और उन्हीं को जब जरूरत पड़ती है तो उनको लोन मिलता है, सेविंग्स इन थ्रिफ्ट की हैबिट डालता है। ठीक है, तो ये अगर इस फॉर्म में पैसा आ रहा है तो इट इज ऑल्सो अलाउड, ये डिपॉजिट नहीं होगा, वो निधि कंपनी के लिए उस सेंस का पैसा आ रहा है ना। समझो चीट फंड से कोई पैसा आया अंडर दिस चीट फंड एक्ट, तो उसको अगर आपने सब्सक्राइब किया चीट फंड को, ठीक है, तो चीट फंड के लिए पैसा है ना, वो डिपॉजिट का पैसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सीआईएस समझते हो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो सेबी की है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, बस वैसे ही समझ लो सीआई स्कीम्स पहले ज्यादा चलती थी। ठीक है, तो उस सेंस में ना, अगर आपने पैसा लिया किसी कंपनी ने, एग्जांपल के तौर पे समझो एज एलवी प्राइवेट लिमिटेड, इसने सीआईएस स्कीम लॉन्च करी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, उसमें मैंने अलग अलग लोगों से पैसा लिया है, तो पैसा उस स्कीम में आया है, उस स्कीम के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगा ना, मैं क्यों डिपॉजिट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगा, तो इट इज नॉट अ डिपॉजिट, इट इज सीआईएस। ठीक है, इसके अलावा कोई स्टार्टअप कंपनी को है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस लॉ बन रखा है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट बोलो बस तुम मार्क करते चलो, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसके ऊपर बहुत बार केस दिखेगा तुमको। तो ये बोलता है अगर समझो आज की डेट में स्टार्टअप कंपनी को अगर क्या कोई कन्वर्टिबल नोट, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट, समझो आज की डेट में अगर कोई स्टार्टअप कंपनी कन्वर्टिबल नोट के फॉर्म में पैसा मंगा रही, कन्वर्टिबल नोट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में इशू कर रही है और उससे पैसा मंगा रही है, कम से कम एक बार में कितना पैसा आना चाहिए, 25 लाख रुपए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा तुम लोग पढ़ना, सिंगल ट्रेंच। ठीक है, मतलब वन टाइम में ही कम से कम कितना आना चाहिए, 25, मतलब 25 लाख से कम नहीं आते, 25 25 30 40 45 कितना भी है, 25 लाख से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल ट्रेंच एक बार में कन्वर्टिबल नोट इशू करके कम से कम 25 लाख रुपए ले रही है, जो कि 10 साल के बाद रीपेबल होगा। ठीक है, तो वैसे वाले अमाउंट को भी क्या नहीं कहलाएगा स्टार्टअप कंपनी के लिए डिपॉजिट। ठीक है, अगर स्टार्टअप कंपनी कन्वर्टेबल नोट के फॉर्म में, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके डेप्थ में हम नहीं जा रहे, बट अगर वो ले रहे, इंपॉर्टेंट वर्ड एक तुमको दिखेगा कहीं ना कहीं मॉड्यूल वगैरह में, सिंगल ट्रेंच। ठीक है, तो सिंगल ट्रेंच के फॉर्म में भी अगर कोई पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो मतलब सिंगल ट्रेंच में एक बार में कम से कम आप 25 लाख रुपए ले रहे हो बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट इन केस ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, जो 10 साल के बाद रीपेबल, 10 साल के अंदर में। ठीक है, तो डेट अमाउंट इज ऑल्सो नॉट टू बी टर्म्ड एज अ डिपॉजिट। ठीक है, फिर क्या सर किससे आया, एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है, रीड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड्स, ये सब फालतू की बातें लिखी बाकी की। ठीक है, तो इन जगह से अगर आपको कोई पैसा आ रहा है तो वो भी क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट। आया क्या समझ में, तो सर ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब तो बेसिक कोई भी लिख देगा, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने तुमको लिखा दिया। ये नेगेटिव लिस्ट एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, जितना कवर कर सकते थे हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब सो ये आ गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं रूल 2 1 सी और डी 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 में। ठीक है, अच्छा रूल 2 1 सी तो ऊपर हो ही गया, हाँ। ठीक है, अब आ जाओ, ये क्या बोल रहे हैं, डिपॉजिटर कौन होता है, डिपॉजिटर कौन होता है। ऑफ कोर्स अगर समझो मेंबर्स ऑफ प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, या नॉन मेंबर्स भी, ये किस कंपनी की केस में होगा, पब्लिक कंपनी के केस में। समझो आज कोई एलिजिबल पब्लिक कंपनी है जो किससे पैसा मंगा रही, पब्लिक से, तो वहां पे बाहर वाला ही देगा ना। और इस केस में प्राइवेट या पब्लिक कंपनी केस में आप किससे ले रहे हो, मेंबर से, तो जो कंपनी का मेंबर है उसने कंपनी के पास पैसा रखा है, वो ये दोनों ही क्या होंगे, डिपॉजिट, मतलब अल्टीमेटली जिसने कंपनी को पैसा दिया है ना डिपॉजिट के फॉर्म में, he or she will be termed as a depositor whether he can be a member or he will be a non member। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोला सर, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज एग्जेम्प्टेड है। जितने भी हम लोग डिपॉजिट के प्रोविजन रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं ना, तो ये जो चैप्टर है ना इन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो बोला एग्जेम्प्टेड कंपनीज कौन है, पहला बैंकिंग कंपनीज, अरे इनका तो डेली का धंधा पानी यही है भाई, मेरी बात समझो, डेली कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है इनका, इनका धंधा ही है, इन लोगों को पैसा लेना देना तो चलता ही है। तो बैंकिंग कंपनीज,
एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या अदर कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से पूछ के प्रिस्क्राइब करेगी, जिसका नाम लिख देगी। ठीक है, तो दोस कंपनीज विल ऑल्सो बी आउट। तो इन चार टाइप की कंपनीज को बेसिकली तीन तो बता ही दिया, और चौथे में एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उन्होंने लिखा है ईटीसी, जिसको बताएंगे। ठीक है, तो इन कंपनीज को उन्होंने बाहर कर दिया इस सेक्शन के प्रोविजन से। ठीक है, तो मतलब ये जो चैप्टर है, ये जो सेक्शन है, इनके ऊपर नहीं लगेगा। एग्जेम्प्टेड कंपनीज है 73(1) इन्हीं से चालू होता है कि इनके ऊपर बैंकिंग कंपनीज, अगर बैंकिंग कंपनी अपने डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा लेना देना ही उसका काम है। एनबीएफसी का भी काम ही यही है। समझ में आ रहा है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी, ये हाउस कंस्ट्रक्शन या इसमें फाइनेंस करती है, मतलब ये सब तो इनका काम ही यही है। तो अब इनके लिए ये कोई नई चीज नहीं है। सो अब इनके लिए बार बार ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ओआर पास करो, एसआर पास करो, ये बताओ वो बताओ और उसी को इन्फॉर्म करो। नहीं भाई, इनका तो धंधा ही यही है। समझ में? प्लीज याद रखना, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी है। एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या कोई और कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से पूछ के प्रिस्क्राइब करेगी, दोज कंपनीज आर आउट ऑफ द परव्यू। आया क्या? चलो, तो अब आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, सेक्शन 73। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? अच्छे से समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जस्ट सेकेंड, हाँ, ये क्या बोल रहा है? तो एक्सेप्टेंस हुआ मेंबर से। अगर सर आज हम लोग मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं क्या? हाँ, बोलते हैं यस। तो बोल रहा है कंपनी या तो पब्लिक या प्राइवेट है, दोनों ही कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, प्रिया, मिया, प्राची, दिव्या, अनुषा, ऐसे करके समझो ये कुछ लोग हैं। ठीक है, इसी में ऐड कर दो संस्कार, इसी में ऐड कर दो दिव्येश, ऐसे करके कुछ लोग हैं समझो ये सारे। ठीक है, ये मेरी कंपनी के क्या मेंबर्स है, इन्होंने मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर रखा हुआ है। ये लोग अब मेरी कंपनी में क्या लगा रहे? डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लगा रहे, मतलब एक तरीके से उधारी दे रहे समझो कंपनी को। ठीक है, तो ये लोग डिपॉजिटर्स हो जाएंगे। तो ये लोग, इन लोगों से अगर मैं पैसा ले रहा हूँ इन लोगों से, ठीक है, तो मेरे को क्या फॉलो करना है? जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताइए क्या है प्रोसीजर, ये स्टेप। तो आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले एक जनरल मीटिंग बुलाओ और वहां पे क्या पास कर लो? ओआर। ठीक है, इसके अलावा एक सर्कुलर बनाओ। कौन से फॉर्म में? डीपीटी 1 में। उसमें क्या क्या बताओगे भाई? अगर आज आप इनसे पैसा मंगाओगे, जैसे हम प्रोस्पेक्टस इशू कर देते, इशू ऑफर, ऑफर लेटर वगैरह देते, वैसे यहाँ पे आप सर्कुलर बनाओगे। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्क्यूलेशन, सर्कुलर कराना, मतलब लोगों के पास उसको अवेलेबल कराना। तो व्हाट यू विल मेंशन? यू विल मेंशन द फाइनेंशियल पोजीशन, योर क्रेडिट रेटिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस, क्रेडिट रेटिंग। किसी को पता है क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? बोलो। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ओके, लोन को रीपे करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग मिलती है। ओके, समझो सिबिल स्कोर का नाम आई थिंक तुम लोगों ने सुना होगा। अगर कभी किसी कोई चीज को आपने ईएमआई में लिया होगा तो पहले आपका सिबिल स्कोर चेक होता है। होप सो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो सिबिल स्कोर इंडिविजुअल्स के सेंस में होता है मेरी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, यस। तो रीपेइंग कैपेसिटी समझ, आज अगर बैंक मेरे को बजाज फाइनेंस से अगर मैं कोई चीज का लोन ले रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज ईएमआई में ले रहा हूँ, तो व्हाट दे आर चेकिंग कि यार मैंने अगर पास्ट में लोन ले रखा है तो मैंने उसको रीपे किया था कि नहीं, टाइम पे कितना इंटरेस्ट दिया, कितने बार डिफॉल्ट किया नहीं किया, एक्सवाइजेड, ये सब कुछ उसको देख के इस बार फिर से मेरे को लोन दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यार देखो, फ्यूचर नो वन हैड सीन, बस पास्ट तो आपने देखा है ना। तो गवर्नमेंट आपकी पेन और ये सब चीजों से क्या दिखती है आपको? सिबिल स्कोर निकालती है। मतलब गवर्नमेंट की साइट्स में ये सब अवेलेबल होता है, जिनके पास ये लाइसेंस होता है। दिस कंपनीज गेट दी सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर जैसे होता है ना आपकी रीपेइंग कैपेसिटी, वैसी कंपनी के लिए क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग। इट इज योर रीपेइंग कैपेसिटी निकाले जाती है। रीपेइंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कैसे दे पाओगे, फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करोगे। देखो, लोन तो आज आप ले रहे हो, लेकिन आप आज ले रहे हो, लेकिन 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद चुकाओगे। सो इट इज नॉट दैट इजी। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे अगर आप 3 साल बाद भी चुकाओगे, क्योंकि डिपॉजिट के लिए तो 3 साल का टाइम पीरियड होता है समझो। ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का होता है। अगर आप उसके लिए भी ले रहे हो, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी रहती है। फिर डिपॉजिटर्स का नाम, अमाउंट, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप सर्टिफिकेट नंबर अगर डालोगे, प्रिपेयर सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट, सॉरी हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट इन दी रिपेमेंट डिफॉल्ट। अगर समझो आप लोगों ने पहले क्या एक्सेप्ट किया था डिपॉजिट, या उसका इंटरेस्ट अगर आप खा के बैठे हो,
तो गलत है ना, तो आपको ये भी सर्टिफिकेट देना है लिखित में, क्या कि मालिक हम लोगों ने पहले कोई ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट किया है तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है। इसके अलावा आरओसी को आप ये फाइल कर दो 30 डेज के अंदर इशू करने के पहले। ठीक है। इसके अलावा आप क्या बनाओ, एक ट्रस्ट डीड। अब ये क्या होता है सर, जैसे ही याद है कि तुमको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनती है या डिबेंचर में ट्रस्टी आता है, वैसे डिपॉजिट में भी एक ट्रस्टी आता है, डिपॉजिट ट्रस्टी। जैसे वो डिबेंचर ट्रस्टी पढ़े थे ना लास्ट चैप्टर में, सेम टू सेम ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होती है। बोलते हैं डिपॉजिट ट्रस्टी होगा। जैसे डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्शन, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए आता है, यहाँ पे डिबेंचर डिपॉजिट ट्रस्टी किसके प्रोटेक्शन के लिए आता होगा, इनके प्रोटेक्शन के लिए आता होगा। तो लिखा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट डीड टू अपॉइंट ट्रस्टी। ठीक है। आप ट्रस्ट डीड बनाओगे, ट्रस्टी अपॉइंट करोगे। ट्रस्टी क्या करेगा सर, जो नंबर ऑफ इतने सारे डिपॉजिटर्स होंगे ना, समझो लाखों लोगों से हम लोगों ने पैसा लिया, हजारों लोगों से पैसा लिया, तो यार कंपनी वो पैसे को सही से यूज कर रही कि नहीं, जो चीज बोली जो काम बोली वहीं पे यूज कर रही कि नहीं, XYZ, ये सब कुछ देखने के लिए होता है। इसके अलावा लिखा है इशू सर्कुलर टू मेंबर्स इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम देम। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि सर्कुलर मेंबर्स को इशू करना है, जिससे आप डिपॉजिट, जैसे कि ऑफर लेटर देते हो ना मुझसे, ये मालिक पैसा दोगे क्या, पैसा दोगे क्या, उनको बताओ। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सिक्योरिटी रखी उनकी, मतलब अगर आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हो, तो एक जो डिपॉजिट है आपका क्या है, वो सिक्योर्ड, उसके भी आपने अपने कोई असेट रखा है, तो उसके ऊपर आपको क्या क्रिएट करना है, चार्ज। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। और लिखा है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड इशू डिपॉजिट रिसिट्स। इंपॉर्टेंट, कितने दिन के अंदर, 21 डेज जहाँ से आपको पैसा आया। समझो तुम लोगों से मेरे को पैसा आ गया। ठीक है। तो जिस दिन मेरे को पैसा आया उसके 21 दिन के अंदर मेरे को तुम लोगों को क्या देना है, डिपॉजिट रिसिट्स, यानी कि एक तरीके का सर्टिफिकेट, सो दैट इट विल बी एविडेंस कि यस तुम लोगों ने मेरे को पैसा दिया है और मैंने तुम लोगों को मतलब इतना अमाउंट मेरे से ड्यू है अभी। फिर आपको, ठीक है, DRR में पैसा ट्रांसफर करना है। कितना परसेंट, 20% ऑफ द डिपॉजिट जो नेक्स्ट ईयर में मैच्योर होने वाला है। कब तक, इस साल की 30 अप्रैल। समझो हर साल आपको 30 अप्रैल तक के DRR अकाउंट बनाने, वहां पे जैसे बनाते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वैसे यहाँ पे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बना लो। ठीक है। तो ये आपको बना के रखना है हर साल 30 अप्रैल तक। कितना परसेंट, 20%, जो अगले साल मैच्योर होने वाला है। ठीक है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अभी जून चल रहा है, 30 जून जनरली लास्ट डेट होती है, फिक्स है ये, कि कौन से फॉर्म की DPT 3, व्हाट इज दिस सर, इट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। ये लोग लिखा भी है, फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। सर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जैसे अपन लोग वो नहीं फाइल करते इनकम टैक्स रिटर्न, व्हाट इज दिस रिटर्न, क्या इनकम टैक्स वापस दे रहे, नहीं। इनकम टैक्स के बारे में, मतलब पूरे मेरे टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता हूँ, साल भर में कैसे पैसा कमाया, कैसे नहीं, क्या किया क्या नहीं। तो वैसे DPT 3 में क्या होता है, कंपनी ने साल भर में कितना पैसा ऐसा डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया, क्या डिपॉजिट है क्या नहीं है, कितना मेंबर से आया, कितना पब्लिक से आया, कितना डायरेक्टर से आया, क्या है, XYZ, सारी डिटेल जो मैं देता हूँ वो कौन से फॉर्म में देता हूँ, DPT 3, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। कौन से तारीख तक देना पड़ता है, 30 जून ROC को, जब तक वो एक्सटेंड नहीं होती तब तक हमेशा क्या डेट फिक्स है, 30 जून। तो 30 जून तक के ROC को आपको कौन सा फॉर्म फाइलिंग करना है, DPT 3। समझ में आया है ना। अच्छा, अब जिस दिन मैच्योर हो गया उस दिन डिपॉजिट को क्या करना है, रीपे करना है विथ इंटरेस्ट ऑन टाइम। अगर सर मैं नहीं कर पाया तो, ठीक है, फिर डिपॉजिटर्स एप्लीकेशन देते हैं किसको, NCLT को, यानी कि ट्रिब्यूनल को। फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती है और उसके अकॉर्डिंग जो बोलती है, या तो हाथों हाथ पे करने के लिए, या जो भी बोलती है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैंने किसी का पैसा खा लिया तो ये पूरा सीन था। लेकिन अब इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ये जो भी कंडीशन है, ये जितनी भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये देखो, ये मेरे सामने तुमको दिख रही होगी जितनी भी कंडीशन है। ठीक है। ये जितनी भी कंडीशंस तुमको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सब कुछ इसमें से एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी इफ, ये अच्छे से याद रखना प्लीज। ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना, ये आ सकता है क्वेश्चन में। तो ये बोलना चाह रहे हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सारी कंडीशन फुलफिल करने का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होगा अगर, ठीक है, इफ इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू 100% ऑफ योर 100% ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है। ये तो चलो ये अलग पॉइंट है, इसको समझो। इट एक्सेप्ट, ये कितने तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, अभी मैं लिमिट बताऊंगा, लेकिन ये लिमिट क्या है इनके लिए, इनका जितना भी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज में जितना पैसा पड़ा है, समझो उसका 100% तक का कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो मेरा पेड अप कैपिटल 100 रुपए का है, फ्री रिजर्व 50 रुपए का है, और क्या बोलते, सिक्योरिटीज प्रीमियम समझो वो भी 50 रुपए का है। तो इन तीनों को प्लस करो, कितना हो गया, 200 रुपया। तो इतने इसका 100% तक, यानी 200 रुपया तक का पूरा वो क्या कर सकती है, डिपॉजिट के फॉर्म में मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट है, जबकि बाकियों के लिए तो मैक्सिमम 35% होती है, मैं आगे चल के बताऊंगा, बट अभी समझ लो बाकियों के लिए मैक्सिमम कितनी होती है, 35%, लेकिन इनके लिए कितनी है, ठीक है, इतना। होप से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वो स्टार्टअप कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है फ्रॉम दी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, 5 साल 10 साल के लिए जैसे होता है। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा, बट अभी इधर आओ। प्राइवेट कंपनी जो खुद क्या नहीं है, ये मैं लास्ट चैप्टर में शायद बताया भी था, वो कोई और कंपनी की एसोसिएट नहीं है, सब्सिडी नहीं है। मतलब मेरे ऊपर कोई और कंपनी पैसा नहीं लगाया ना, मैंने किसी के ऊपर, समझ में आ रहा है,
मैं किसी का एसोसिएट या सब्सिडी नहीं हूँ, मतलब कोई और बॉडी कॉर्पोरेट मेरे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करी है। मेरी जो बोरोइंग्स है वो किसके ऊपर नहीं है, 50 CR या मेरे पेड अप कैपिटल का 2 टाइम्स। समझो जैसे मेरा 100 रुपए का पेड अप कैपिटल है या 10 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है, तो उसका 2 टाइम्स कर लो। समझ में आ रहा है, 20 लाख या 50 करोड़, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। एंड कोई और, नो सब्सिडी इन डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कुछ नहीं है। अभी समझो मेरा कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट भी नहीं है, या मैंने कोई रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए कोई डिफॉल्ट कर रखा हो, जैसे मैंने पहले ऐसे पैसा एक्सेप्ट किया था, ठीक है, लेकिन उसका पैसा मैंने चुकाया नहीं, और फिर मैं और पैसा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नो नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये सब चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ, फुलफिल कर रहा हूँ कंडीशंस, तो मैं इतना 100% तक एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये अभी और आएगा, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अ, अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है, कंटिन्यू करूँ इसको कि whether we should complete this tomorrow, whatever you guys see? Few things are left, we can complete it either। पूरा तो आज आई डोंट थिंक कंप्लीट होगा, कल ही करना पड़ेगा। आगे अभी बढ़ूँ या वी शुड लीव एज ऑफ नाउ और रेस्ट? फटाक से बताओ। बोलो। एम आई ऑडिबल? हेलो? ग्रेट। ओके। ओके। सो प्रिया इज सिंग टुमारो, प्राची सिंग, जैसा आपको ठीक लगे। चलो एक काम कर लो, थोड़ा सा कर लो, एक काम करो, अपन पब्लिक से पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कंडीशन पढ़ लेंगे, अभी पब्लिक तक का पढ़ लो। चलो बस ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ो, फिर अपन छोड़ देते हैं। अभी 73 में क्या पढ़ गया, सेक्शन याद करो यार मेरे साथ। सेक्शन 73 में क्या था, हम किससे ले रहे थे, मेंबर से। अभी 76 में किससे लेंगे, पब्लिक से। ठीक है, अगर कोई पब्लिक कंपनी, पब्लिक से एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो ले सकती है। तो मेरा सबसे पहले सर एलिजिबल कंपनी कौन सी है, तो एक पब्लिक कंपनी एलिजिबल कंपनी होगी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा और टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, वही कंपनी की लिमिट में आएगी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी की लिमिट में आएगी। अगर ये थ्रेशोल्ड आप फुलफिल कर रहे हो तो यू विल बी अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो आप क्या ले सकते हो, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या फॉलो करना है, जो भी रूल्स बताए गए कहाँ 73(2) और उसके रूल्स में। ठीक है, वही रिजोल्यूशन पास करो और ये सब करो। अच्छा, ये मैं बताता हूँ। चलो पहले ही समझ लो, इफ ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द मेंबर्स एंड फाइल विद आरओसी, तो आपको ये जो रिजोल्यूशन अगर पास करना है ना, आपने ये सब फुलफिल किया तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी इतना एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कब उसको ओआर से पास करना है और कब उसको एसआर पास करना है। तो लिखा सर ओआर ही सफिशियंट होगा। अगर आप डिपॉजिट कितने तक का ले रहे हो, डिपॉजिट के ऊपर लिमिट देखो, 181C का, 181C का लिमिट क्या है सर, ये बोलता है 181C का लिमिट है आपका वही पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितना पैसा है, ये तीनों को मिला लो, इसका 100% तक का अगर आप ओवरऑल लोन उधारी के फॉर्म में जो होता है, एक्चुअली 181C का लिमिट क्या है बताया, क्या ओवरऑल डेट का लिमिट है समझो। ठीक है, जो डायरेक्टर्स वगैरह इसे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिमिट अगर आप इतने तक की हो तो आप इससे हो जाएगा, और इसके ऊपर जा रहे हो तो एसआर पास करना। ठीक है, ये अभी अभी हमारे काम का नहीं, अभी इधर आ जाओ तुम लोग। तो ये प्रोसीजर क्या बोलते हैं सर, पहले आपको क्या पास करना है, रेजोल्यूशन पास करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेनी है, कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेनी है। अच्छा, वो लोग क्या ध्यान में रखते होंगे, समझो आज अगर कोई मेरे को रेटिंग दे रहा है, वो जनरली ना कुछ ऐसा देते हैं जैसे A++ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, A-B+, ऐसा करके अलग अलग लेवल कैटेगरी बता दे कि भाई आपकी रीपेइंग औकात क्या है, कितनी कैपेसिटी है, आप फ्यूचर में किस लेवल का किस तरीके से कितने अच्छे से पे कर पाओगे। क्योंकि इसको बताना क्यों जरूरी होता है सर, समझो जैसे तुम लोग सारे डिपॉजिटर्स हो, तो तुम लोगों ने अगर आज ये कंपनी का सर्कुलर देखा, अरे ये एलवी प्राइवेट लिमिटेड का सर्कुलर है, दे आर टेकिंग डिपॉजिट्स, इसमें पैसा लगाने की नहीं, तो तुमने सबसे पहले क्या देखा, क्रेडिट रेटिंग देखी। क्रेडिट रेटिंग, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी कंपनी ने मेरे को क्रेडिट रेटिंग दी A++, यानी मेरा रीपेमेंट कैपेसिटी एक नंबर है, मैं आज से 2 साल 3 साल बाद तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा फॉर श्योर चुकाऊंगा, रिस्क या डाउट नहीं होगा। और समझो एग्जाम्पल उसने मेरे को C कैटेगरी दे दी, ठीक है, C-C+, मतलब ये बहुत रिस्की है इस कंपनी में पैसा लगाना, तो इससे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हो। समझ में आ रहा है? तो वो लोग मेरे को क्या चेक करते होंगे, मेरी नेटवर्थ, मेरी लिक्विडिटी की पोजीशन, ठीक है, और ये आपको साल में हर साल एक बार कम से कम आरओसी को बताना ही रहता है। ये सब चीज को मिला के आप सर्कुलर बनाते हो और उसी के दम पे आप डीड भी बनाते हो। याद है मैं बताया था अभी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ठीक है, ट्रस्ट डीड क्या होता है, डिपॉजिटर डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ में आपको एक
डीड बनानी पड़ती है कि मालिक आप हमारे लिए ये काम करोगे, ऐसे ऐसा करोगे। फिर डीपीटी वन में हम लोग क्या इशू करते हैं, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वर्नेक्युलर, वर्नेक्युलर तुमको पता होगा लोकल लैंग्वेज, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वहां पे भी डाल देते हो, ठीक है। और एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड इशू डिपॉजिट रिसिट्स, अब आप पब्लिक से पैसा ले लो और उनको क्या दे दो, डिपॉजिट रिसिट्स। अभी ऊपर वाले केस में 21 दिन पड़े थे ना। फिर लिखा आपको चार्ज भी क्रिएट करना है अगर आपके असेट्स के दम पे क्या है, सिक्योर्ड है। अच्छा, चार्ज जनरली कितने दिन में होता है, 30 डेज के अंदर, जहाँ से एक्सेप्ट की। एग्जाम्पल समझो, मैंने तुम लोगों से लोन लिया। अब जब मैंने तुम लोगों से लोन लिया ना, ठीक है, तो मैंने ना अपनी ये बिल्डिंग गिरवी रखाई थी। तो जब गिरवी रखाई तो ये बिल्डिंग तुम्हारे नाम पे है ना, तो इसके ऊपर मेरे को क्या क्रिएट करना है, चार्ज क्रिएट करना है सिक्योरिटी के तौर पे, ठीक है। तो आपको कितना क्रिएट करना है, सफिशिएंट चार्ज ऑन द टेंजिबल असेट इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी के फेवर में जितना भी इंटरेस्ट और जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कवर कर सके, ऐसी आपको जो बिल्डिंग या कोई भी चीज़ अगर आपने चार्ज क्रिएट करी है तो उतना अमाउंट का वहाँ पे रखाना है। होप सो ये समझ में आ गया है। इसके अलावा एक ये है, ये प्री मैच्योर यार अभी नहीं बताता, चलो ये सब कल बताऊंगा। आज के लिए हमने 76 भी पढ़ लिया और 73 भी पढ़ लिया, नेगेटिव लिस्ट भी पढ़ ली। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है। होप से समझ में आया होगा। ये देखो, ये चार्ट से तब समझ में आएगा व्हेन यू हैव डन गॉन थॉरो विद द मॉड्यूल और समथिंग एल्स, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए ना तो यू गाइस कैन गो थ्रू दिस। अब मैंने इसके ऊपर डेप्थ में अभी तुमको नहीं बताया, वाई, बिकॉज ये पूरा का पूरा तुमको मॉड्यूल टाइप का लगेगा, थिंग्स यू विल लाइक दिस। ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड, वेरी बढ़िया सा चीज़ है, ठीक है। तुमको चाहिए बिंदास मेरे को मैसेज करना, मैं तुमको भेजूंगा ये स्पेशली, ठीक है। और यूट्यूब में भी कोई देख रहा है तो दे कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर, ठीक है। मेरा नंबर अगर आपको चाहिए तो देखो इधर बाजू में लिखा रहता है, 8225937731, दिस इज़ माई नंबर। आप इसमें मैसेज करो, बिंदास मेरे से ले लो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। अगर आप इसके दम पे पढ़ोगे, 8 पेज में इसको कंपाइल किया है, बट सब कुछ है इसमें, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारे एक एक पॉइंटर्स इसके अंदर कवर्ड है। इतना भी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, तो बिंदास तुम आ जाओ, इससे पढ़ लो, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेड इट। तो वी हैविंग एवरीथिंग फॉर यू गाइस, ओके। चलो आज के लिए इतना बहुत रखते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। चलो बाय। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।